कूलम का नियम, आज से पहले तक तो आपने कूलम का नियम बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार वीडियो देखी होगी, बहुत सारी कंटेंट को पढ़ा होगा, पर मैं आज ये आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस तरह से कूलम का नियम आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि कूलम नियम का कहां पे आपके प्रैक्टिकली यानी कि आपके जीवन में क्या यूज है, कूलम का नियम क्यों लाया गया, इसका कहां पे उपयोग किया जाता है, ये सब आपको वीडियो के लास्ट तक पता चलेगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, जो कि आपको लोग बचपन से करते आ रहे होंगे। वही जो आप लोग कलम ऐसे रगड़ रगड़ के कागज सटाते थे ना, वो क्यों सटता था, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो के लास्ट तक हम लोग बात कर रहे होंगे। तो चलिए एकदम शानदार तरीके से हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कूलम का नियम का क्या यूज है। तो कूलम के नियम को जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि आखिर चार्ज क्या होता है। भैया चार्ज क्या है? ये चार्जर वाला चार्ज है क्या? मोबाइल चार्जर वाला चार्ज है क्या? बिल्कुल नहीं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो रहता है ना, वही वाला चार्ज है। चार्ज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्या बात होता है, चार्ज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चार्ज क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है। ऐसे लिखा है ना कि कोई कखा गगा पढ़ने वाला बच्चा है ना, किताब केवल हिंदी में पढ़ने आता हो, उसको भी ये चीजें समझ में आएगी। कोई मैटर नहीं करता कि आप फिजिक्स पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक ऐसा गुण, ठीक है, चार्ज क्या है, तो एक ऐसा गुण है जिससे विद्युत बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत बल उत्पन्न करने वाला ये गुण है। भैया गुण का होता है, गुण का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि आप किसी दिन 5 बजे उठ गए और उस दिन क्या किए, बहुत अच्छा काम किए, बहुत सारा 5 बजे उठे गए, और दिन 10 बजे उठ रहे हो और उस दिन 5 बजे उठ गए, तो ऑटोमेटिक बात है कि भाई 5 घंटा पहले उठे हो तो कुछ ना कुछ ज्यादा काम करोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी अच्छाई हो गई, ये गुण हो गया कि तुम 5 बजे उस दिन उठे। अगर रोज उठ रहे हो तो ये तुम्हारा गुण हो गया कि तुम रोज सुबह उठते हो 5 बजे और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हो। तो यही गुण होता है, एक ऐसा गुण है जिससे क्या होता है, विद्युत बल उत्पन्न होता है। यानी कि चार्ज क्या है, एक गुण है जिसके वजह से विद्युत बल उत्पन्न होता है। इतना रिपीट करने का कारण यही है कि मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, आपको यहाँ पे समझ के जाना है, रटवाना नहीं है, एकदम समझ के जाना है कि चार्ज क्या है, तो विद्युत बल उत्पन्न करने वाला एक गुण है, ठीक है। ये पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं जो हम लोगों का मेन टॉपिक है, यानी कि कूलम्ब का नियम समझना सबसे जरूरी है। आज तक ने बहुत बार आपने पढ़ा होगा कूलम्ब का नियम, पर आप लोगों को यही शिकायत थी कि भैया कहीं पे भी याद नहीं हुआ। तो याद करने की जरूरत ही क्या है, एकदम ऐसे आपके माइंड में फिट होगा ना, ऐसे समझ में आएगा कि आप भी बोलोगे अच्छा ऐसे कूलम्ब का नियम होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए कि कूलम्ब का नियम क्यों जरूरी है, सबसे पहले कूलम्ब का नियम आप लोग पढ़ने जाइएगा तो आपके दिमाग में यही आएगा कि भैया कूलम्ब का नियम आखिर ये बता दीजिए कि कब आया था। तो 1785 ईस्वी में कूलम्ब का नियम आया था, जो हमारे विदेशी वैज्ञानिक होते हैं, आप लोग अक्सर पढ़ते आ रहे हैं, तो विदेशी वैज्ञानिक थे जो कूलम्ब नाम के थे, उन्होंने ही दिया, इसीलिए उनके नाम पे ही कूलम्ब के नाम का नियम रख दिया गया, ठीक है ना। अब बात आती है कि भैया कूलम्ब के नियम का क्या जरूरत है हमारे जीवन में। जीवन तो ऐसे भी चल रही थी, कूलम्ब का नियम जान के हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं इसको कि आखिर कूलम्ब का नियम होता क्या है और इसका क्या यूज है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब दो चार्ज वाली वस्तुएं पास होती है ना, जब दो चार्ज वाली वस्तु, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, ठीक है, ये प्लस और एक माइनस वाला चार्ज वाला वस्तु है, ठीक है, दोनों। अब क्या बोल रहा है इसके आगे, तो वे या तो खींचती हैं, ठीक है, या दूर ढकेलती है, ठीक है। अगर देखिए अगर दोनों डिफरेंट रहेगा ना, अलग अलग साइन का रहेगा, मतलब इसमें जो चार्ज होंगे वो अगर प्लस माइनस रहेंगे तो क्या करेगी, आपस में क्या करेगी, खींचेगी, ठीक है, खींचेगी। और अगर वही प्लस प्लस हो जाएगी ना, धक्का देगी, ढकेलेगी, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो चुंबक से। मेरे पास चुंबक नहीं था, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता, बहुत मजे से आपको समझ में आ जाता। चुंबक मान लीजिए कि एक है, उसको क्या कीजिए, बीच से तोड़ दीजिए, ठीक है। कोई अच्छे चुंबक को तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई स्पीकर खराब हुआ है ना, उसके पीछे चुंबक लगा होता है, उसको तोड़ दीजिए और इसको बीच से डिवाइड करने के बाद मतलब आधा पार्ट इसका ऐसे रखिए और आधा पार्ट इसका ऐसे रखिए।
अब क्या होगा, अब क्या होगा कि दोनों को जब विपरीत कीजिएगा ना तो वो क्या होगा, भागेगा, दोनों क्या करेगा, भागेगा। लेकिन वही अगर इसको एक साथ कर दीजिएगा, एक साथ कर दीजिएगा तो क्या कर जाएगा, वो सट जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है चुंबक। चुंबक करके देखना, आपको चीजें समझ में आएगी। तो इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आया ना, इसमें कोई दिक्कत है? चुंबक करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कूलॉम का नियम क्या है। अब यहाँ पे डाउट ये आती है कि आखिर वो कितना तेजी से खींचता है और कितना तेजी से धक्का देता है, इसको कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक चुंबक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अगर बड़ा चुंबक लाया जाए तो वो बहुत बड़ा बहुत तेजी से वो उस चीज को, चुंबक को खींचेगा, और अगर उसको धक्का दिया जाए तो बहुत तेजी से धक्का देगा। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, इसको नापेंगे कैसे, कैसे मापेंगे? तो इसको मापने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला है कि F = K × Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला से आप इसके बीच में लगने वाले बल को माप सकते हो कि कितना तेजी से ये चीजों को खींच रहा है, यानी कि सटा रहा है, और कितना तेजी से ये चीजों को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। इसीलिए कूलॉम का नियम लाया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि Q1 Q2 क्या है और F क्या है। तो देखिए यहाँ पे, जहां पे क्या लिखा है, देखिएगा कि Q1 और Q2 दोनों क्या है, वस्तुओं का चार्ज है। ठीक है, चार्ज मैंने इसीलिए पहले बता दिया है कि चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए पहले ही, इसके बाद आपको कोई डाउट ना आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि चुंबक का ये पहला भाग है और ये चुंबक का दूसरा भाग है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और ये दोनों चुंबक को क्या बोलेंगे कि दोनों वस्तुओं का चार्ज बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आर बोल रहा है ना कि उनके बीच लगने वाला बल होता है, और के बोल रहा है कि कूलम्ब एक नियतांक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया कूलम्ब नियतांक, ये सब तो समझ में आ गया कि Q1 Q2 क्या है, तो एक चार्ज है वस्तु का जो समझ में आ रहा है, और आर ये उनके बीच लगने वाला बल है, ये भी समझ में आ रहा है। पर के बोल रहा है कि कूलम्ब नियतांक, ये हम लोगों को नहीं समझ में आई। थोड़ा बिहारी स्टाइल में बताइए भैया, हम लोगों को नहीं समझ में आया। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, सिद्धांत भैया इसीलिए तो है ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। बिहारी स्टाइल में एकदम खाटी बिहारी, एकदम खाटी बिहारी में बताएंगे। ठीक है ना, चले के हमने के समझ लिया एकरा के का बोला जाता है एकरा के। तो देखिए कूलम्ब नियतांक क्या बोल रहा है कि यह एक स्थिर संख्या, यह एक स्थिर संख्या है। ठीक है, यह एक स्थिर संख्या है जो क्या बताता है, जो बताएगी कि दो चार्ज वाली वस्तुओं पर लगने वाली बल की गणना कैसे होगी। क्या बोल रहा है, कूलम्ब का नियतांक, ये कूलम्ब का नियतांक यानी कि के क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझिए कि यह एक स्थिर संख्या है। यह के जो है वो कुछ है नहीं, यह एक क्या है, स्थिर संख्या है, जो क्या बताएगी कि दोनों चार्ज वाली वस्तुएं है ना, ये दोनों चार्ज वाली वस्तुओं पे कितना बल लगेगा, ये कैसे गणना किया जाएगा, ये आपको बताएगा के। ठीक है, इसी से कैसे गणना होगा ये पता चलता है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि भैया पूरा घस दे रहे हैं बोर्ड पे, हम लोग कैसे नोट डाउन करेंगे? तो आपको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कमेंट बॉक्स में एकदम अच्छे तरीके से लिंक को पेस्ट किया है, वहां जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। इससे भी अच्छे तरीके से मैं उस पर बनाया हूं अपने हाथों से, एकदम इमेज के साथ मैं बता पा रहा हूं। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, इसके वजह से मैं आपको यहाँ पे इमेज नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अपने से खुद से उसको नोट्स को बनाया है। आप जाइए वहाँ पे नोट्स को देखिए, एकदम फ्री में मिल जाएगा आपको नोट्स। इससे भी अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे समझ में आएंगे, और ऐसे ही लैंग्वेज में मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। किताब में तो बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, किताबी भाषा नहीं पढ़ाना है मेरे को, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए इस तरीके से पढ़ाना है। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ाना पढ़ना तो लगा ही रहेगा और चीजें समझना है, मेन मुद्दा ये है। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है अगला हम लोगों का पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये एक बात जानना चाहेंगे कि आप लोगों को इतना समझ में आया या नहीं आया। कमेंट में कर दीजिए जल्दी से कि कूलम्ब का नियम आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कि कूलम्ब का नियम का किस लिए यूज किया जाता है। एक बार रिवीजन के लिए मैं फिर से कूलम्ब के नियम को बताना चाहता हूं। कूलम्ब का नियम का यूज किस लिए किया जाता है, तो दो चार्ज के बीच, दो चार्ज वाली वस्तुओं के बीच कितना बल लगेगा उसको मापने के लिए कूलम्ब के बल का नियम का यूज किया जाता है। अगर दो चार्ज वाली वस्तुओं को नहीं पता है तो आप लोग ऐसे याद अपने दिमाग में रख सकते हैं, ट्रिक के लिए, कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए, कि मान लीजिए कि दो चुंबक है, वो कितना तेजी से अपने आप में सटेगा और कितना तेजी से धक्का देगा, ये कैसे मापेंगे, तो ये मापते हैं कूलम्ब के नियम से। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप बुर्बक थोड़ी हो, चालाक हो तभी तो यहां तक पहुंचे हो, 10th का एग्जाम दे के आ चुके हो भाई।
चलिए आगे देखते हैं अगले पॉइंट को, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि भैया ये पार्ट 4 पार्ट 3 लाते जा रहे हैं आप बीजीओ फिजिक्स का, कितना पार्ट बनेगा? तो भाई आप लोग खुद अगर किताब पढ़ोगे तो देखोगे कि अभी आपके ये जो चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया है। तो जब तक कवर नहीं होगा तब तक पार्ट आते रहेगा, क्योंकि बोर्ड पे काफी कम जगह रहती है जिससे हम लोग बहुत कम चीजों को कवर कर पाते हैं। लेकिन ये गारंटी जरूर देता हूं कि आप लोगों को जितना भी चीज कवर करा रहा हूं ना, सब कुछ आपको एकदम याद होते जाएगा, एकदम अभी के अभी यहीं के यहीं क्लियर होते जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा बोल रहा है कि बहुल आवेशों के बीच बल। ठीक है, बहुल आवेशों के बीच बल। अब बहुल आवेशों का मतलब क्या? बहुल बोलते ही आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि बहुत, ठीक है ना, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, ठीक है ना, कि आप लोगों को बहुल बोलते ही आप लोगों को समझ में आया होगा कि बहुत आवेशों के बीच बल। ठीक है, तो बिल्कुल सही समझे आपने। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जब 3 या अधिक, यहां पे आप लोगों ने देखा क्या कि 2 है, एक Q1 और Q2 है, ठीक है ना। अब आप लोगों के दिमाग में यहीं से तुरंत कंसेप्ट आ जाएगा कि भैया अगर 3 गो आवेश रहेगा तो क्या करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहुल आवेशों के बीच बल, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि जब 3 या अधिक, 3 गो रहे या 3 गो से अधिक रहे चार्ज एक साथ, क्या हो, एक साथ हो, तो हर चार्ज पर बाकी चार्जों का असर पड़ेगा। ठीक है ना, 3 गो चार्ज रहे या 3 गो से अधिक रहे तो हर एक चार्ज पे क्या करेगा, हर एक चार्ज पे असर पड़ेगा हर एक चार्ज का। इतना समझ में आया। आगे क्या बोल रहा है कि किसी एक चार्ज का बल निकालने में हमें सभी को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एक चार्ज का बल निकालना है तो सारे चार्जों के बल को जोड़ना पड़ेगा। और सारे चार्ज के बल कैसे निकलेंगे? तो कूलम्ब के नियम से ही निकलेंगे। इतना आपको दिमाग में रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, अब इसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। पर अभी तक आपने ना ही इतने अच्छे वीडियो को ना लाइक किया है, ना अपने दोस्तों को शेयर किया है, तो हम लोग कैसे प्रैक्टिकल को देखने वाले हैं? वो दोस्त आपका कैसे देख पाएगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा कि ये कलम से सटाकर ऐसे कागज सटाते थे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बाल में तेल लगाने से नहीं सटता, इतना आपको जान लीजिए। इसके पीछे का फिजिक्स जानना है, इसके पीछे का कूलम्ब का नियतांक को जानना है, कूलम्ब के नियम को जानना है कि आखिर क्यों ये सटता है। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। चलिए अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूला को, बहुल आवेश के बीच के फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना, अगर 2 से ज्यादा आवेश रहेंगे तो कैसे निकालेंगे इसके बल को। ठीक है, तो सूत्र इसका क्या बोल रहा है, फॉर्मूला कि F, ठीक है, F इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 हो। ठीक है ना, F1 F2 और F3 हो तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, जहां F1 क्या होता है तो कुल बल होगा और F2 F3 क्या हो जाएगा, अलग अलग चार्जों से लगने वाले बल हो जाएंगे, जो कि हम लोगों ने फॉर्मूला में ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहां तक में तो कोई दिक्कत किसी को उम्मीद करता हूं कि नहीं आई होगी और आगे भी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो एकदम बबुआ जैसा समझाता हूं, एकदम अच्छे तरीके से। कखा गगा आता होगा तो भी आप समझ जाओगे। अब आती है हमारी बारी प्रैक्टिकल की, कि प्रैक्टिकल क्या बोल रहा है कि जब पेन को हम लोग सटाते हैं कागज में तो वो आखिर चपकता क्यों है। तो चलिए हम पहले प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर ये प्रैक्टिकल क्यों, आखिर ये सटता क्यों है। ठीक है, तो देखिए मैंने ये प्लास्टिक का, देखिए एकदम नॉर्मल सा पेन ले लिया है और यहाँ पे कागज के कुछ टुकड़े ले लिए हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, कागज के कुछ टुकड़े ले लिए हैं और यहाँ पे एक नॉर्मल सा पेन ले लिया है। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि दिख रहा होगा। चलिए अब मैं इसको क्या किया, सिंपल सा क्या किया, इसको रगड़ना शुरू कर दिया। इसको मैं ऐसे रगड़ूंगा, कंटिन्यूअस रगड़ेंगे हम लोग 1 मिनट तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सटाएंगे कागज में, जिससे क्या होगा कि इसमें जो आवेश होगा वो जनरेट होके क्या करेगा, कागज में सटेगा और कागज क्या होगा, हमारा सट जाएगा। देखिए दिख रहा है ना, कागज सटा हुआ। चलिए गिर गया। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, बचपन से आप लोग ये चीज करते आ रहे होंगे, तो आप लोग सोचोगे कि बाल में तेल लगा होगा इसीलिए सटा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए अब मैं सटा रहा हूँ, सट रहा है क्या? अब मैं सटा रहा हूँ, बिल्कुल सट रहा है क्या? नहीं ना सट रहा है। देखिए अब सटा रहा हूँ, सट रहा है क्या? नहीं ना सट रहा है। अब देखिए बाल पे रगड़ के दिखाया, अब देखिए अब यहाँ हाथ पे रगड़ के दिखाता हूँ।
आप लोगों को लगता होगा कि बाल में तेल लगा होगा इसीलिए सटता होगा। तो आप लोगों को अब यहाँ पे हाथ पे रगड़ के दिखा रहा हूँ। यह देखो एकदम सिंपल सा हाथ है, इसमें कुछ लगा है, कुछ लगा है, कुछ नहीं लगा है ना। आप खुद भी करके देख लेना, एकदम सटेगा। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग समझेंगे कि आखिर ये क्यों सट रहा है, इसका क्या कारण है सटने का, ठीक है ना। इसमें क्या फिजिक्स लगा है जिससे ये सट रहा है। तो चलिए सटा के एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फाइनली देखिए ये अभी भी सटा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो आप लोगों को इससे पता चल गया कि बाल में तेल लगने से नहीं सटता। आप लोग खुद हाथ पे रगड़ोगे अगर कुछ देर तक और सटाओगे तो एकदम सटेगा, ठीक है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ये सटा क्यों। हटाओ इसको, ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। भैया नया क्या बता रहे हैं, तो नया चलिए नया इसके पीछे का अब हम लोग समझेंगे कि आखिर नया मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर ये चपका क्यों, ये सटा क्यों। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब पेन को सिर में रगड़ा गया, सिर में जब रगड़े ना हम, ठीक है, तो क्या हुआ, घर्षण के कारण उसमें स्थिर विद्युत बल यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो उत्पन्न हो गया, किसमें, पेन में, ठीक है, हो जाता है। और क्या कर रहा है कि इस प्रक्रिया में पेन ऋणात्मक हो जाता है, और इस प्रक्रिया में क्या हो जाता है, पेन ऋणात्मक हो गया और कागज क्या है वो आपका धनात्मक है। इसके वजह से क्या हुआ, ये देखिए ये जो पेन है ना, ये जो पेन है जब मैंने इसको रगड़ा तो इसमें क्या हुआ कि स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न हो गए और ये क्या हुआ, पेन ऋणात्मक हो गया। और उसी के साथ ये कागज जो था वो पहले से धनात्मक था, तो इससे कारण क्या हुआ कि विद्युत आवेश बोल रहा है ना, ये आपका कूलाम का नियम बोल रहा है ना कि अगर प्लस माइनस रहेगा तो क्या करेगा, खींचेगा। तो इसने क्या किया, इसको खींचा और ये चपक गया कागज, ठीक है। अभी इसमें से हट गया है इसलिए नहीं चपका, ठीक है। तो चलिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कूलम्ब का नियम कैसे काम करता है और आपका पेन से जो कागज सटता है वो कैसे सटता है ये समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आज के बाद आप कभी भी कूलम्ब का नियम नहीं भूलोगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए और टेलीग्राम से जाकर नोट्स ले लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।